अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है लेट u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है, उसके बाद सेट ए दिया गया ए बी सी डी जी एच एंड बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ जे। वेरीफाई डिमोर्गन्स लॉज फॉर दीज सेट्स, ड्रा वेन डायग्राम। तो पहले हम ये जो हमें यहाँ पर सवाल दिया गया है इसको डिमोर्गन्स लॉ की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि डिमोर्गन्स लॉ दो हैं हमारे पास। एक जो इसका फर्स्ट लॉ है वो है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो सेकंड लॉ है वो फर्स्ट लॉ के बिल्कुल अपोजिट है। तो इसमें ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट है, तो सेकंड लॉ में ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। इसमें जो राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, सेकंड लॉ में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो हम पहले इस फर्स्ट लॉ की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस सेकंड लॉ की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लॉ हमने यहाँ पर लिख दिया ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका जो सेकंड पार्ट है इसको हम अगर देखें तो ये है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे, जब हमारे पास ए यूनियन बी हासिल हो जाएगा उसके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करेंगे। तो चलते हैं इसके ए यूनियन बी की तरफ कि ये किस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा। तो हम पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे, उसके बाद यू यानी इसका जो यूनियन फाइंड करें यूनियन का सिंबल लगा देंगे, बी सेट लिख देंगे सी डी ई एफ जे। अब हम दोनों सेटों में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वेरिएबल की सूरत में उनको तरतीब से लिख देंगे। ए बी सी डी ई सेट बी में है ई लिख दिया, तो इसमें एफ है एफ लिख दिया, जी इसमें है तो यहाँ से जी उठा लिया और यहाँ से एच है एच ले लिया और यहाँ से जे। तो हमने दोनों सेटों के एलिमेंट्स को एक तो तरतीब से लिखा और जो दो बार आ रहे थे जैसा कि सी और डी ई इसमें एक बार था, सी और डी दो बार थे, हमने इनको एक बार लिखा। ये हमारा यूनियन आ गया ए यूनियन बी। अब हमने ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो एक बात आपने याद रखनी है, जब हम किसी भी एक सेट या अंदर दो सेट हों उनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसको यू यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाता है। यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाता है और यूनिवर्सल सेट बाकी सेटों से हमेशा बड़ा होता है, फोकियत रखता है। तो u पहले लिखना है, ना कि a यूनियन b को हम पहले लिखेंगे। पहले हम u को लिखेंगे और यहाँ हम u के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे जो हमें सवाल में बताए गए हैं, फिर माइनस ये a यूनियन b अब इकट्ठा है इसलिए ब्रैकेट लगाया, अंदर दो सेट थे। अब इसका जो हमारे पास आंसर आ चुका है अब हमने उसका आंसर लिखना है, ना कि a के पहले एलिमेंट्स लिखेंगे फिर यूनियन फिर b के नहीं। इसलिए हमने पहले a यूनियन b फाइंड कर लिया था ताकि हम इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर सकें। तो जब हम माइनस करते हैं किसी दो सेटों का तो उसमें यह होता है जो दोनों सेटों में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनको नहीं लिखते आंसर में। जैसे कि इंटरसेक्शन में जो दोनों सेटों में होते हैं वही आंसर लिखते हैं, लेकिन इसमें जो दोनों सेटों में एलिमेंट्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं यानी कि कट हो जाते हैं और बाकी जो पहले सेट में बाकी बचते हैं एलिमेंट्स वो लिखते हैं। अगर बाकी सेट दूसरे में भी कोई एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको आंसर में नहीं लिखा जाता। तो हम देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। तो इस सेट में देख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। तो ये हमारे सारे इस दोनों सेट में मौजूद हैं, तो इनको हम माइनस कर देंगे। बाकी जो यूनिवर्सल सेट में आई बाकी बचेगा वही हमारा आंसर है। और जब ए यूनियन बी या कोई भी सेट यू में से माइनस होता है तो उसी जो माइनस होता है उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ बन जाता है, यानी हमने इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। तो ये कॉम्प्लीमेंट लग गया और आंसर क्या आया यू माइनस ए यूनियन बी का, वो सिर्फ सेट के अंदर आई है। अब हम इसी को वेन डायग्राम में जाहिर करेंगे। तो अभी आपने इनको इग्नोर कर देना, ये जो पेंसिल से मैंने लाइंस लगाई हैं इनको इग्नोर कर दें। तो ये देखें कि यू यानी यूनिवर्सल सेट को जाहिर करने के लिए हमें एक रेक्टेंगल बनाना पड़ता है, एक मुस्ततील नुमा अशकाल या शक्ल बनानी पड़ती है। तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया और उस रेक्टेंगल को हमने यूनिवर्सल सेट का नाम दिया। उसके अंदर बनाए हमने ए एंड बी सेट।
मैंने पहले कहा यूनिवर्सल सेट दोनों सेटों से बड़ा होता है, तो ये बाकी सेट यू के अंदर मौजूद हैं, यानी इनके एलिमेंट्स और इनके एलिमेंट्स यू में मौजूद हैं, लेकिन यू के कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए वो इन दो सेटों से बड़ा है। तो यहाँ हमने एक सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद उसी फासले जो हमने सर्कल बनाया, जो हमारे प्रकार पे फासला होगा, वही फासला रखते हुए यहाँ पर एक और सर्कल बनाएंगे, और इस बी का कुछ सर्कल ए के अंदर मौजूद होगा। क्योंकि अगर हम सवाल में देखते हैं कि इसके अंदर भी सी डी एलिमेंट है और बी के अंदर भी सी डी एलिमेंट है, यानी ए और बी के कुछ एलिमेंट्स या दो एलिमेंट्स आपस में कॉमन हैं, तो हमने इनका कॉमन पार्ट जो बनाना है वो यहाँ हमने एक सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर थोड़ा सा बनाया, ताकि हमें उसका कॉमन यानी मुश्तरक हिस्सा मिल सके। अब हमने ये देखना है कि जो कॉमन हिस्सा है दोनों का, वो हमने पहले लिख देना है सी और डी, ये दोनों में था। यहाँ देखें कि सी और डी दोनों में था। अब ए में बाकी क्या बचते हैं, ए बी जी एच। तो हमने यहाँ जो ए सेट का सर्कल बनाया उसमें हम बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे ए बी जी और एच वो लिख दिए, और इसी तरह बी में से जो सी डी हमने कॉमन पार्ट में लिख दिए हैं, बाकी ई एफ जे, तो इसको हम बी के जो सेट है या सर्कल है उसके अंदर लिख देंगे ई एफ जे। ये लिखने के बाद अब चूँकि यू में ये दोनों के एलिमेंट्स मौजूद थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, लेकिन एक आई था जो यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा था, इनसे ज़्यादा था, तो वो हमने यू का जो ये बाकी हिस्सा बचता है उस यू के हिस्से में हमने आई लिख दिया। अब हमने जो हमने आंसर निकाला है आई, इसको हमने वेन डायग्राम में जाहिर करना है। यहाँ तक तो हमारा सवाल आ गया कि यूनिवर्सल सेट में वो लिखेंगे जो इन दो सेट में नहीं आया, तो वो सिर्फ आई था। अब आई लिखने के बाद हमने इसको शेड करना है, वो इसलिए शेडेड एरिया करना है कि हमें ये पता लग सके कि हमारा जो आंसर आया है वो शेडेड एरिया में है। तो जो हमारा आंसर है आई, हमने यहाँ यू के जो एलिमेंट्स का एरिया था उसको हमने शेडेड एरिया में कन्वर्ट कर दिया पेंसिल के साथ, जबकि ए और बी को टच नहीं किया, क्योंकि आई के साथ कोई भी ए बी की रकम मौजूद नहीं है या ए बी के एलिमेंट्स इसके आंसर में नहीं है। तो हमने ए वाले एरिया को शेडेड कर दिया, आई भी उसी एरिया में था, तो इसको हमने वेन डायग्राम में इस तरह जाहिर करना है। अब हम De Morgan फर्स्ट लॉ के राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, तो वो है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब ब्रैकेट नहीं है, ये अलग-अलग है, तो हमें पहले ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम ए का कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए इस ए सेट को यू में से माइनस कर देंगे। तो पहले हमने यू के एलिमेंट्स लिख दिए, फिर माइनस ए के एलिमेंट्स लिख दिए, तो हमारे पास ए बी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी, तो ये आपस में कट गए, बाकी ई ये बच गया पहले सेट में, एफ बच गया पहले सेट में, एंड एच इसमें भी था वो कट हो गया, जी इसमें भी था कट हो गया, तो बाकी इसमें बचे आई एंड जे लिख दिया। एफ इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी ई एफ आई जे हमारा ए का कंप्लीमेंट है। इसी तरह हम बी का कंप्लीमेंट जब फाइंड करेंगे तो उस बी सेट को यू में से माइनस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर जैसे यहाँ यू के एलिमेंट्स लिखे, इधर भी यू के एलिमेंट्स लिखे, माइनस लगाया, इधर माइनस लगाया, बी के एलिमेंट्स लिखे, तो अब हमने इन दोनों सेटों में जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनको नहीं लिखेंगे, जो बाकी यूनिवर्सल सेट में बचेंगे उनको हम यहाँ आंसर में लिखेंगे। ए बी, इधर सी डी है तो ए बी हम लिख देंगे, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ ये कट हो गए, बाकी बचता है जी एच, तो जी एच लिख दिया हमने। इधर आई है, इसमें आई नहीं है तो आई भी लिख दिया, जे इस जे से कट हो गया। ये हमारे पास जो बी का कॉम्प्लीमेंट आया वो था ए बी जी एच आई। तो जब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हासिल हो जाएगा एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी हासिल हो जाएगा, इनके दोनों आंसर का हम इंटरसेक्शन कर देंगे। तो अब हम इन दोनों सेटों का जो हमारे पास आंसर निकला ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का, इसका इंटरसेक्शन कर देंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो आया वो है ई एफ आई जे इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन लगाया, बी का कॉम्प्लीमेंट का आया ए बी जी एच आई। तो अब इसमें अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं, कॉमन जो एलिमेंट्स हैं दोनों सेटों के वो आएंगे ई एफ इसके अंदर नहीं है, आई दोनों सेटों में है तो आई आंसर आ जाएगा, जे
दूसरे सेट में नहीं है तो जे नहीं आएगा। तो इसका भी आंसर हमारे पास सिर्फ सेट के अंदर आई आता है। तो सो प्रूव डैट ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका जो हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी उसका आंसर भी आई था और राइट हैंड साइड की उसका आंसर भी आई है। और जब दोनों का आंसर सेम है तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट की जो पहले हमने हिस्सा किया उसकी जो हमने डायग्राम बनाई थी, इसके अंदर भी सेम डायग्राम वैसे बनाएंगे और वैसे ही हम इस आई वाले यानी यूनिवर्सल सेट वाले जो एरिया है उसको शेडेड कर देंगे, क्योंकि हमारा आंसर सिर्फ आई है और आई यू यानी यूनिवर्सल सेट में पाया जाता है, इसलिए हम इसी एरिया को सिर्फ शेडेड एरिया कर देंगे। आंसर में ए सेट के एलिमेंट्स नहीं है वो नफ़ी हो गए, बी सेट के भी नहीं है वो नफ़ी हो गए, सिर्फ आई बाकी बचता, तो इसी को हम शेडेड एरिया कर देंगे। अब हम डिमॉर्गन्स सेकंड लॉ की तरफ आते हैं। डिमॉर्गन सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो अब ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट वाला हिस्सा पहले करेंगे, तो इसमें हम डायरेक्ट कंप्लीमेंट नहीं फाइंड करेंगे, पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे सेट ए के, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद हम सेट बी के एलिमेंट्स लिख लेंगे। अब इंटरसेक्शन करें तो कॉमन हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, इसमें सी डी, इसमें भी सी डी, बाकी कोई भी एलिमेंट्स आपस में नहीं मिल रहे, इसलिए हमारा आंसर सी डी है। अब हम इस आंसर को यानी ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो यूनिवर्सल सेट लिखा, उसके बाद माइनस, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर था सी एंड डी वो लिख लिया। अब हमने दोनों सेटों में जो मौजूद होंगे उनको माइनस कर देंगे। इस सेट में सिर्फ दो एलिमेंट्स आ रहे हैं सी एंड डी, हम ये देखते हैं कि सी एंड डी यूनिवर्सल सेट में है, सी एंड डी यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद है, तो ये सी एंड डी इस सी एंड डी से कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास बचते हैं ए बी ई एफ जी एच आई जे, तो हमने ये आंसर लिख दिया ए बी ई एफ जी एच आई जे। अब हमने इसी सेट को अपने वेन डायग्राम में जाहिर करना है, तो सेम उसी तरह हम पहले एक रेक्टेंगल लेंगे, उसको यूनिवर्सल सेट से जाहिर करेंगे, उसके अंदर एक सेट ए ले लेंगे और एक सेट बी ले लेंगे। अब हम अगर इस आंसर में देखते हैं ए बी ई एफ जी एच आई जे, इसके अंदर सी डी मौजूद नहीं है, तो हम ये सी डी वाले पार्ट को कॉमन तो करेंगे, क्योंकि सवाल में तो ये दोनों आपस में मुश्तरक हैं। अगर सवाल के लिहाज से देखें तो सेट ए और सेट बी में सिर्फ सी डी आपस में कॉमन है, तो इसलिए हमने इनको लिखा तो सही पर शेडेड इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे आंसर में सी डी नहीं आ रहा। तो अगर हम आंसर देखते हैं ए बी, तो वो हम ए सेट में लिख देंगे ए बी, उसके बाद देखते हैं ई एफ सेट बी में है, उसके बाद देखते हैं जी एच, तो जी एच सेट ए में है और बचता है आई, तो आई सेट यू में है और जे सेट बी में। अब इनको शेडेड करने का मतलब ये है कि ये यू यानी यूनिवर्सल सेट और सेट ए एंड सेट बी जो आंसर में निकले इन सब को हमने शेडेड किया, सिवाय इसके कि हमने सी एंड डी को शेडेड नहीं किया। सी एंड डी को शेडेड नहीं किया क्योंकि ये आंसर में मौजूद नहीं था, बाकी सब को शेडेड कर दिया क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट का भी हिस्सा थे ये, लेकिन ये माइनस हो गए इसलिए यू में नहीं आए, और इसी तरह बी में भी। तो ये हमने इस आंसर की वजह से इस सब को शेडेड कर दिया। अब हम देखते हैं डिमॉर्गन्स लॉ का सेकंड जो लॉ हम कर रहे थे उसका राइट हैंड साइड, वो है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इसी तरह हम पहले ए का कंप्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, यू के एलिमेंट्स लिखे माइनस ए के एलिमेंट्स लिखे, यू में जो थे और ए में जो थे वो माइनस हो गए, बाकी बचा ई एफ आई जे। इसी तरह बी का कंप्लीमेंट जो फाइंड करेंगे उसको भी यू में से माइनस कर देंगे, इधर यू के एलिमेंट्स लिखेंगे माइनस बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, और जो दोनों में मौजूद हैं वो कट हो जाएंगे, बाकी जो सेट यू में बाकी बचेंगे ए बी जी एच आई, ये हमारा बी का कंप्लीमेंट है। अब हमने इन दोनों का ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट कर देना है, तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट यानी ए कंप्लीमेंट में जो सेट में जो हमारे पास आंसर आया वो लिख दिया ए एफ आई जे, और बी कंप्लीमेंट में जो हमारे पास आया ए बी जी एच आई वो लिख दिया। अब इनका यूनियन किया तो हमारे पास आया ए बी ई एफ जी एच आई जे, इसके अंदर भी सी डी मौजूद नहीं है, तो हमने सी डी वाला खाना या हिस्सा खाली छोड़ दिया, और जो सेट ए के थे वो लिखे, सेट बी के थे वो लिखे, और जो एक बार हमने एलिमेंट्स लिख दिए वो यू में दोबारा नहीं लिखेंगे, इसलिए सेट यू में हमने सिर्फ आई लिखा। और इस आंसर के लिहाज से ये जो हमारे पास आंसर है इसके लिहाज से जहाँ जहाँ ये वाले एलिमेंट्स होंगे उनको हम शेडेड कर देंगे, तो जो जहाँ जहाँ ये एलिमेंट्स थे उनको हमने शेडेड कर दिया। सी डी आंसर में नहीं था, इसको हमने शेडेड नहीं किया, तो यही हमारा आंसर है।